अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इन दिनों FIA की इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहे हैं और इस दौरान उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि दौरान तफ्तीश FIA के जो ऑफिसर्स उनसे तफ्तीश कर रहे थे उन्होंने उन्हें हरासा किया है, उनका मजाक भी उड़ाया है, उनसे बेहुदा गुफ्तगू की है। जबकि इस मामले पर FIA का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, उनका ये कहना है कि जनाब ऐसी कोई हरकत नहीं की गई अपोजिशन लीडर के साथ, बल्कि हम तो उन्हें मियाँ साहब कह के मुखातिब करते रहे। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब तो ख़ुद किसी बात का जवाब नहीं देते। हम उनसे पूछते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए उनके अकाउंट में, तो वो आगे से कहते हैं मैंने पंजाब की बड़ी खिदमत की है। हम उनसे फिर कोई सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैंने मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई है। अब ना जाने किसका मौक़िफ़ ठीक है या नहीं, लेकिन उन्होंने बहरहाल जो शहबाज शरीफ साहब के इल्ज़ामात थे उनकी सख्ती से तरदीद की है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन लीडर को फिर क्यों कर ज़रूरत पेश आई कि वो FIA के हवाले से ऐसी बात करे और इससे वो क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी है बड़ी इम्पॉर्टेंट कि अगर तफ्तीश और एहतसाब ही की बात की जाए तो नैब के हवाले से भी अक्सर शिकायत ये रही हैं कि जनाब उनकी इन्वेस्टिगेशन में भी कोई ख़ास अच्छा सलूक नहीं होता अपोजिशन लीडर्स और अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ। और इतना ही नहीं, अब तो जो अदालती फ़ैसले आ रहे हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि नैब के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है। हाल ही में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी जो केस है ज़मानत का, उसके हवाले से जो फ़ैसला आया उसमें भी बड़े गहरे इल्ज़ामात एक तरह से नैब के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ये कहती है कि जनाब नैब ने तो जो केस बनाया था उसमें करप्शन का कहीं केस ही नहीं था, उसमें तो गैर शफाफियत की बात ही नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ऐसा तासुर मिल रहा है कि नैब का जो केस था वो इंतहाई कमज़ोर था। बाकी भी जो रहनुमा हैं नून लीग के वो अब तकरीबन तमाम ही ज़मानतों पर बाहर आ चुके हैं। तो इस सारे मामले से क्या अख्ज़ किया जाए कि जो एहतसाब का बयानिया है वो फेल हो चुका है, क्यों ऐसा हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है और क्या इसको अभी भी बेहतर किया जा सकता है या नहीं, इस सारी हवाले से आज सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हुए इमरान साहब से स्टार्ट करते हैं। इमरान साहब, पहले तो शहबाज शरीफ साहब की मैं बात करना चाहूँगी, कितना आपको उनका ये इल्ज़ाम जो है कि उन्हें हरासा किया जा रहा है ये दुरुस्त मालूम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं आपसे ये बता दूं कि हमारे वाक़फ़ा ने हाल जो ये स्टोरी सुनाई है ख़ास तौर पे FIA के हवाले से, हमारे वाक़फ़ा ने हाल का ये कहना है और ख़ास तौर पे वाक़फ़ा ने हाल जो शरीफ फैमिली के वाक़फ़ा ने हाल है उनका ये कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं कि FIA जब उनसे तफ्तीश करता है, FIA के अफसर जब उनको किसी भी इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं तो ख़ास तौर पे जिस इंक्वायरी का उन्होंने अब जिक्र किया उसमें उनसे तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया जाता है, ऊट पटांग सवाल किए जाते हैं और बकौल मियाँ शहबाज शरीफ ऐसी बातें उनसे की जाती हैं जिसपे उन्हें इंस्टिगेट किया जाए। अच्छा। हाँ जी, और उनको इस तरह के वो जैसे तंज़िया सवालात करते हैं जिससे वो प्रवोक हों या उनको इस तरह से किया जाए कि अच्छा आप तो बताएं ये इतने अरबों रुपए जो आ गए तो ये आपके बच्चे जो हैं आप कहते हैं उनको नहीं पता, तो ये नहीं पता तो वो नहीं पता। असल बात ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ, हालांकि FIA ने इसकी तरदीद की है, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ देखिए आपको एक चीज़ ज़रूर देखना पड़ेगी कि मियाँ शहबाज शरीफ का कहना ये है कि जनाब जब मैं नैब में इन सब सवालों के जवाब दे चुका हूँ, जब मैं अदालतों में इन सवालों के जवाब दे चुका हूँ, मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ में इन सवालों के जवाब दे चुका हूँ, तो क्यों ऐसा है कि एक ही तरह के सवालात बार बार मुख्तलिफ उसमें बुला के इसका हम मुझसे किए जाते हैं, हालांकि इसका स्वाय और इसके कुछ मतलब नहीं कि मुझे वो जानबूझ के टीज़ करना चाहते हैं। अब ये तो है उनका मौक़िफ़। दूसरी जानिब FIA जो है वो ये कह रहा है कि ऐसी हमने तो बात ही नहीं की। अब या तो ये लोग हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे, हम तो जो खबर आती है हम तक हम तो वो बयान करते हैं। वज़रा ये भी कह रहे हैं कि जनाब अगर उन्हें ऐसा कुछ महसूस हुआ था तो उन्हें 8 दिन बाद तफ्तीश के क्यों याद आया कि उनके साथ ऐसा कोई वाक़या या रवैया ठीक नहीं था, उसी वक्त क्यों नहीं उन्होंने असल में समीना इस काम पे ना, इस बात के लिए आपको एक चीज़ पे ज़रूर गौर करना होगा। बात यह है कि नैब के हवाले से जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आप ये देखें कि सियासतदान जो है उस पर क्या एतराज़ात करते हैं। अगर हम एतराज़ात का जायज़ा लें तो 2 एतराज़ात बड़े अहम हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी और वज़रा जो इस पे बयान ज़नी कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। क्या पहला,
हमेशा सियासतदान ये इतराज करते हैं कि जनाब नैब जो है उसको सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर, लेकिन अभी तुम एफआईए की बात करें, एफआईए के हवाले से तो सुन लें जो उनका मौक़िफ़ आ रहा है, जिससे मैंने कहा कि उन्होंने फौरी तौर पर आके ऐसा रद्दमल क्यों नहीं दिया शहबाज शरीफ साहब ने। वुज़रा ये कह रहे हैं, वुज़रा 8 दिन बाद उन्होंने ये कहा कि हरासगी की गई है। मैं गुजारिश मेरी ये है कि ये तो मियाँ शहबाज शरीफ ही बता सकते हैं ना कि उन्होंने क्यों इतना टाइम लिया। लेकिन बात ये है कि अगर अपोजिशन लीडर इस तरह की कोई बात कर रहे हैं तो इस इल्ज़ाम को सीरियसली ज़रूर लेना चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर वो गलत बयान नहीं कर रहे हैं तो फिर भी अवाम के सामने आना चाहिए। अगर एफआईए ने, अब तो मुख्तलिफ इंक्वायरीज की वीडियो भी रिकॉर्डिंग होती है ना, तो हो सकता है वहां भी सीसी कैमरा हो। लेकिन इस हवाले से शहजाद सब ये कह रहे हैं कि अभी हम रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मुहैया कर देंगे, इसका मतलब है कि इस वाकये की तो बहरहाल नहीं हुई। चलिए मैं नैब के ऊपर आपका बाद में लूंगी मौक़िफ़, लेकिन मैं पहले हिलाली साहब की तरफ जाऊंगी। हिलाली साहब, क्या आपको भी लगता है कि ऐसा ही है कि शहबाज शरीफ साहब को हिरासा किया गया है, या फिर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें हरास किया जा रहा है? क्योंकि बाज़-औक़ात बंदे को सवाल की आदत नहीं होती ना, तो वो फिर माइंड करता है। क्या ऐसा कोई रीज़न हो सकता है? देखिए, दो बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। एक तो शहबाज शरीफ साहब का जो अप्रोच है इस केस में, वो एक हैरानकुन है। वो ये है कि वो आते हैं कोर्ट में और साथ साथ अपना उन्होंने एक नया पैम्फलेट छापा है, वो लेके आते हैं, और उस पैम्फलेट में वो चीज़ें हैं जो इन्होंने पंजाब के लिए, प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है पंजाब के लिए। और वो पैम्फलेट जो है वो बताता है कि ये वज़ीर आला ने कितना काम किया पंजाब के लिए। भाई, कोर्ट इज नॉट इंटरेस्टेड, कोर्ट को कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपने पंजाब के लिए कितना किया। उनको दिलचस्पी है कि ये करने में आपने कमाया कितना, चोरी कितनी की। अगर वो पैम्फलेट बता सकता था कि आपने चोरी नहीं की तो फिर रेलेवेंट एक डॉक्यूमेंट होता। अब वो रेलेवेंसी नहीं है उस डॉक्यूमेंट का, ये कहना। तो इसलिए जब वो एफआईए वाले उनसे पूछते हैं कि ये किकबैक, ये कमीशन, ये वो कहते हैं देखिए मैं कितना काम किया पंजाब के लिए। दे नॉट इंटरेस्टेड, उनको नहीं जानना चाहते हैं आपने कितना काम किया। भाई बताओ आपने चोरी कितना किया, ये है उनका सवाल नंबर 1। दूसरी बात ये है कि उनका शिकायत ये नहीं है कि एफआईए वालों ने उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात की या कुछ, ये क्या। उनकी शिकायत कुछ और है। वो ये है कि ये जो मेरे चमचे आते हैं कोर्ट में और मेरे सामने आप उनको क्वेश्चन करते हैं, जिस तरीके से आप उनको क्वेश्चन करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप चिल्लाते हैं उन पे, आप नाराज होते हैं उन पे, आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं। तो जब ये कोई बात सुनता है तो वो समझता है कि यार ये शहबाज शरीफ क्या समझता है कि या ये चीफ मिनिस्टर कोर्ट में बैठा है और तमीज सिखा रहा है एफआईए वालों को कि ये जो दूसरे एलिज चोर हैं उनको किस तरह से सवाल पूछना चाहिए, कि ये समझता है कि ये अभी तक पावर में है। तो ये है बातें जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है इस ट्रायल के बारे में, और खास तौर जब शहबाज शरीफ पेश होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सेकंड मैं इस पे कमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि हिलाली साहब ने जो बात की, पहली बात तो ये है कि एफआईए ट्रायल कोर्ट नहीं है। एफआईए तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अब एफआईए जो ये कहती है ना, बिल्कुल सही कहा हिलाली साहब ने कि एफआईए वाले कहते हैं जी आपने ये चोरी की, तो बताएं। बात ये है कि एफआईए का काम ये है कि वो उसके आगे सबूत रखें कि जनाब ये आपने चोरी की है, देखें हुआ क्या। इन्होंने कहा उन्होंने मेट्रो बस में चोरी की, उन्होंने मुल्तान मेट्रो में चोरी की, उन्होंने साइबल कोल पावर प्रोजेक्ट में चोरी की। हत्ता कि चाइना जैसा दोस्त जो हमारा मुल्क है उसको उसकी नाराज़गी भी हुई, और उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो कोई किकबैक्स नहीं दिए, आप हमारी कंपनियों पे इस तरह से इल्ज़ाम क्या लगाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है जो जिसका मैं बार बार इस प्रोग्राम में कई दफ़ा जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, कि बजाय इसके कि आप आज तक इन 3 सालों में इनके खिलाफ कुछ सबूत पेश किए जाते, सबूत तो कोई तहकीकाती इदारा पेश नहीं कर सका। सिर्फ उनसे बार बार बुला के ये कहते हैं आपने चोरी की। भाई ठीक है, तो फिर सबूत दे दें। वो कहते हैं हमने तो इस दफा सवालनामा उन्होंने रिटर्न पहले ही भेज दिया था कि भाई ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप उसके लिए तैयार होकर आए, ताकि आके वो ये जवाब ना दें कि जी ये तो मेरा वकील बताएगा, ये सलमान शहबाज बताएगा, ये हमजा शहबाज बताएगा।
तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमने पहले आपको जो है ना वो सवालनामा भेज दिया। सवालनामा एक कानूनी डॉक्यूमेंट है, उसका उसी तरह से उन्होंने जवाब दे दिया। ठीक है। अब असल तो वो कह रही है रवैये की बात कि वहां पे उनके साथ रवैया क्या इख्तियार किया। जी लाली साहब, आप लाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी लाली साहब, देखिए ये जो बातें हैं इमरान याकूब के, सही कह रहा है कि कोर्ट का जो जज है ये क्यों इनको बेल मिला है, ये सही कह रहे हैं। इनको बेल इसलिए मिला है इस दफे कि कोर्ट का जज ने कहा कि भाई आप ये कह रहे हैं, ये जो कंसल्टेंट अपॉइंट, मैं शायद खाकान अब्बासी का केस, वो दूसरे 2 केसेस मैंने नहीं पढ़ा आज, मगर एक केस में मैं पढ़ा हूं, और मेरा डिडक्शन ये है कि जज कह रहा है कि ये जो कंसल्टेंट खाकान अब्बासी ने अपॉइंट किया है, हमें बताएं कि ये कंसल्टेंट एज अ रिजल्ट, इसका नतीजा ये हुआ है कि उसकी पर्सनल बेनिफिट हुआ है, कैसे हुआ है बताएं, किधर हुआ है बताएं, कितना हुआ है बताएं, कुछ तो बताएं। ये काफी नहीं है कहना हो इसने अपॉइंट किया, वो तो डिस्प्यूट नहीं है, वो मानता है वो अपॉइंट किया। अब आप बताएं अपॉइंटमेंट से वो बेनिफिट कैसे हुए। एक दूसरी बात वो कह रहे हैं कि देखिए वो जो सेक्रेटरी था इनका, उसने अप्रूवर बन गया, उसने क्या किया, उसने कहा हाँ हाँ ये मिनिस्टर साहब जो थे, जो ये चाहते थे मैं करता था। अरे भाई अच्छा, जो वो कहते थे वो तुम करते थे? जी जी। उसने एक अप्रूवर बन गया। ऐसा लगता है कि जो वो कहते थे गलत है। अच्छा, अगर वो जो गलत है वो जो कहते थे तो सबूत दो, क्या उन्होंने कहा तुम्हें जो गलत था, क्या तुम मजबूर होके फॉलो किया और उसका नतीजा ये हुआ कि मिनिस्टर बेनिफिट किया गलत तरीके से। ये सबूत दो अगर तुम्हारे पास है। वो सबूत भी नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जज जो होते हैं वो दे इंटरेस्टेड इन प्रूफ। ये नहीं कि आप डरते हैं मिनिस्टर से, आप कुछ नहीं कहना चाहते, मैं जी क्या करूं, मैं बस बैठा हुआ था, वो आके कहता था ये करो वो करो, फट करके मैं कर देता था। ओके, वो मिनिस्टर से थ्रेटन करता था। कैसे थ्रेटन किया आपको, क्या कहा आपको, क्या पनिशमेंट किया आपको अगर जो आपने नहीं किया, रेजिस्ट किया। यू सी ऑल दिस इज प्रूफ। मगर इधर मैं रुक जाऊंगा। इसके बाद जो अगला जो एस्पेक्ट है इस केस का, मैं इस पे जरूर कमेंट करना चाहता हूं। लेकिन इसमें नैब के ऊपर तो मुझे आना ही था, लेकिन लाल साहब ने जरा उस पर जल्दी बात स्टार्ट कर दी। लेकिन इमरान साहब आप भी, अब चूंकि बात स्टार्ट हो ही गई है, तो इसमें नैब का जो मौक़िफ़ आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि जी हम जो है इस पे सिर्फ ये कहना चाहेंगे, जो हम अपने नाज़रीन को बता दें कि नैब से हमने बिल्कुल मौक़िफ़ लिया इस हवाले से कि जी आपके खिलाफ जो अदालत ने सारे मामला दिया, ऐसा लग रहा है कि नैब के अगेंस्ट ये चार्जशीट है। तो उनका आगे से मौक़िफ़ ये है कि अभी सिर्फ बेल हुई है और अदालतों ने बेल दी है, इसका मतलब कोई क्लीन चिट नहीं है, अभी ट्रायल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो आगे आप देखिए कि सिलसिले में क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इमरान साहब, मैं आपको एक स्पेशल चीज़ सुनवाना चाहती हूँ। शहजाद अकबर साहब तो आपको याद ही हैं कि वो हर केस के ऊपर आकर कितने नाकाबिले तरदीद शवाहिद लेके आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। वो कह रहे हैं मेरा क्या ताल्लुक है केसेस से। इमरान साहब, आप लोग ऐसे ही कहते रहते हैं कि ये क्यों आके फिर कहते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो कहते हैं अच्छी बात है, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, और जो काम वो करते हैं एज पार्टी अपने, क्योंकि वो उनका सियासी कैरियर तो यहाँ है कोई नहीं, वो तो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो उनका तो काम है सच झूठ मिला के जो भी करना, अपनी पार्टी के मफाद के लिए काम करना। आप ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, लेकिन फिर जो आप सबूत पेश करते हैं कोई ऐसे सबूत हों जो अदालत में साबित भी किए जा सके। ये ना हो कि सिर्फ आप वहाँ तो हमें खुश करने के लिए पलंदों के पलंदे दिखा दें, लेकिन अमलन सबूत को उसमें ऐसा ना हो। वो कोर्ट में जाते कहाँ हैं वो सबूत? असल चीज़ आप बात को समझ लें। बात ये है कि अदालत सिर्फ एविडेंस उसको मानती है जो वाकई ही कोई सबूत हो। सिर्फ अगर हम ये कागज़ दिखा दें और कह दें कि जी ये सबूत है जी, तो वो अदालत उस कागज़ को कुछ नहीं मानती। अच्छा, तो इसका मतलब आप सबूत नहीं होते इनके पास, ये आपको लगता है? ये एक कहानी जो इन्हें सुनाई जाती है, बताई जाती है, ये बातें। अब देखें ना, ये शाहिद खाकान अब्बासी के केस में सारी बात अदालत ने जो खुल के बयान कर दी है। अब हिलाली साहब जिस तरह से फरमा रहे थे, या आपने जो नैब का मौक़िफ़ दिया,
बिल्कुल ठीक दिया कि जनाब वो तो जमानत है, वो कौन सा केस है, लेकिन उनको कौन ये बताए कि जनाब जो ये रिमार्क्स होते हैं अदालतों के वो पूरे केस पे फिर असरअंदाज इस तरह से होते हैं कि एक परसेप्शन लोगों में बन जाता है। अब जज साहिबान ने, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जो इसमें रिमार्क्स दिए हैं या ज़मानत का जो उन्होंने फैसला सुनाया है, वो फैसला जो दिया है उस फैसले में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने आपका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। उन्होंने आपके बता दिया कि जनाब आप तो कोई चीज़ साबित ही नहीं कर सके, हत्ता कि ये केस जो है हम जमानत क्यों ना लें, क्योंकि ये तो केस ही वो नहीं बनता जो आप कह रहे थे, जिसकी बिना पे आपने इनको पकड़ा था। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। ठीक है, लेकिन हिलाली साहब क्यों नहीं नैब प्रूव कर पाता? आपके ख्याल से क्या इनके पास एविडेंस नहीं होता या फिर कोई और वजह है इसकी? देखिए, एविडेंस का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि मैं मिनिस्टर के डर के जो वो करते थे मैं करता था, और फिर वो नहीं बताना चाहते हैं या उनके पास वो सबूत नहीं है कि जो वो करते थे कानून के खिलाफ था, तो उसका अप्रूवर बनना तो कोई बात ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। और फिर वो जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनको पूछना चाहिए कि ये क्यों आपने उसको अप्रूवर बनाया। इन अदर वर्ड्स कि वो गवर्नमेंट का केस को स्ट्रेंथन कर रहा है, ही इजंट स्ट्रेंथनिंग इट। मगर मैं आपसे कुछ और चीज कहना चाहता हूं। हम लोग सब कहते हैं, माने न्यूट्रल भी ऑब्जर्वर्स जो कहते हैं, एक बड़ा मशहूर सा चीज है, तो मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कुछ दिन पहले जब रेफरेंस हो रहा था, जो चीफ जज रिटायर हो गया है लाहौर हाई कोर्ट का, उसके रेफरेंस के दौरान उसने क्या कहा। अब मेरे में जुर्रत नहीं है रिपीट करने कि उन्होंने क्या कहा रिटायरिंग जज के बारे में, मगर एक चीज मैं आपको कह दूंगा कि अगर वो 10% भी उसमें सच होता तो मेरे ख्याल में वो जज साहब को फौरन निकाल देना था, और अगर ये झूठ है तो ये बुट्टर साहब जिन्होंने ये तकरीर किया था उनको भी फिर कुछ सजा मिलना चाहिए था। इट इज सो सीरियस। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, सुनिए सुनिए सुनिए, कंक्लूजन मेरा सिर्फ ये है, एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए जजिंग द जजेस। भाई इट इज वाइटल। मैं नहीं कहता कि जज का आप मॉरल कैरेक्टर नहीं, ठीक है, आप मॉरल कैरेक्टर पे कोई ये नहीं है, मॉरल कैरेक्टर के क्या कहते हैं, डिसीजंस के ऊपर बात हो सकती है, मॉरली रॉन्ग, ठीक है, चलिए। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं उनके परफॉर्मेंस पे, अब परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन का होना चाहिए। ठीक है हिलाली साहब, मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास, लेकिन जो आपने क्वेश्चन ठीक है भाई, खत्म करने दे, मेरा एक जुमला अच्छा चलेंगे, कर लीजिए ओके। अब मैं कहता हूं कि अगर आपके पास एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता कि बच्चों हर साल 10,000 केसेस करो, और अगर 10,000 केसेस ना हो छुट्टी, फिर देखेंगे क्या होता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज जजिंग द जजेस इज वाइटल। ठीक है, बस मैं इसीलिए डर रही थी, मैंने कहा लाली साहब कहीं हमें भी कोर्ट में ना बुलवा दें सबको मिला के। लेकिन इमरान साहब एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, फिर आप अपना कमेंट कर लीजिएगा। जो मैंने सवाल किया था कि वो मसला सिर्फ यही है कि केस वीक होते हैं या फिर पसे पर्दा जो मामलात होते हैं वो भी कहीं कोई इफेक्ट डालते हैं? देखिए बात ये, हमेशा मैं बात करता हूँ कि परसेप्शन मैटर करती है। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ परसेप्शन ये बनती जा रही है, 3 साल से अपोजिशन ये परसेप्शन बिल्ड करने में कामयाब हो गई है कि जनाब हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, ये जो हमारे खिलाफ केसेस बन रहे हैं ख़ास तौर पे नैब के और दूसरे, ये सब सियासी इंतकाम लेने के लिए सियासी बुनियादों पर ये केसेस बनाए जा रहे हैं। अगर आप इसी तरह से बगैर सबूतों के ये केसेस बनाते जाएंगे और उनको पेश करते जाएंगे तो 2 साल बाद फिर इलेक्शन है, उनको मज़ीद तकवीत मिलेगी और इलेक्शन में वो जाके आपके वो लत्ते लेंगे कि जनाब ये देखें हम तो क्लीन चिट लेके आ गए हैं, इन्होंने परसेप्शन जो हमारे खिलाफ बनाने की उल्टे फ़ायदा हो जाएगा, उन्हें फ़ायदा होगा। अब मैं जजेस की बात की तरफ आ जाता हूँ जो हिलाली साहब फरमा रहे थे। बड़ी माजरत के साथ मैं हिलाली साहब की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि जजेस जो है काम नहीं करते कन्फर्म होने के बाद।
हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इतना बोसीदा हो चुका है कि हिलाली साहब ख़ास तौर पे आला अदालतें हैं जो हाई कोर्ट्स, कोई भी जज ऐसा नहीं है जो रात को 2-2 ढाई बजे तक अपने मुकदमात केसेस पढ़ता नहीं है, क्योंकि वो अगर इतना पढ़े ना तो सुबह वो केस सुन ही नहीं सकते। इसलिए मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं उन पर लोड इतना ज़्यादा है, वो ओवरलोडेड है। होना ये चाहिए कि इस पे भी जो है गौर होना चाहिए, और जो काम करने वाले जजेस हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुने जाने चाहिए जो अदालती निज़ाम में है। और अदालती निज़ाम में भी मसाइल आप एक देखें ना, अगर एक जज की कॉज लिस्ट में आपने केसेस ही इतने डाल दिए हैं कि वो कोई इंसान के लिए, किसी के लिए मुमकिन ही नहीं इंसानी तौर पे कि उतने केस सुने, तो वो क्या करेगा? वो 2, 4, 10 जितने सुन सकते सुन के आगे उनको ठीक, बिल्कुल उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं और बहरहाल उनका अपना अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम भी। लेकिन इसमें जो मैंने सवाल किया था, मैं अभी उसका मुझे जवाब नहीं मिला, वो आप कमेंट कर दें, फिर मैं जाऊंगी ब्रेक की तरफ। कि ये भी तो चीज़ें सुनने में आते हैं ना कि जो पसे पर्दा मामला सेटल होते हैं तो हम देखते हैं फिर अदालतों से भी रिलीफ मिल रहे होते हैं, रिलैक्सेशन भी होती है, फिर प्रोसिक्यूशन भी कमज़ोर हो जाती है, सब कुछ। तो अच्छा, कहीं ना कहीं डीलें भी तो चल रही होती हैं। सुने, जो डीलें बिल्कुल डीलें चलती हैं, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि वही डील पीछे जब होती है, मैं जैसे पहले कहा है कि अदालत ने सबूत की बिना पे करना है। अगर प्रोसिक्यूशन किसी डील की बिना पे सबूत ही पेश नहीं करती तो फिर अदालत ने तो बरी करना है। लिहाजा अगर अदालत डील नहीं करती, अदालत को पीछे हुई हुई डील के जरिए से मजबूर कर दिया जाता है, उनके सामने वीक रखा जाता है, लेकिन उससे अल्टीमेटली फिर नुकसान हुकूमत वक्त को ही होगा, क्योंकि इनका तो नैरेटिव ही एहतसाब का था। छोड़े नुकसान मुल्क को होता है, मुल्क को तो होता ही है। हमारे जैसे तो यही सोचने पे फिर मजबूर हो जाएंगे, इसका मतलब कभी लूट मार हुई नहीं, अगर की है तो फिर मैंने और आपने मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा नुकसान खुद वजीर आज़म इमरान खान को होगा, क्योंकि बयानिया उनका था, उनका बयानिया ये था कि करप्शन का नैरेटिव उनका था। बिल्कुल ठीक है जी, देखते हैं जी, अभी 2 साल बाकी है, क्या वाकई इस बयानिए में जो रही सही जान है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और उल्टा रहनुमाओं को इससे फायदा पहुंचेगा, या फिर कुछ प्रूव करने में कामयाब हो पाएंगे प्राइम मिनिस्टर और उनके जो सारे हवारी हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। एक और अहम मामला, नाराज बलोचों से मुज़ाकरात का ऐलान किया गया है। क्या इस दफ़ा ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? कौन करेगा? कैसे होंगे? क्या रिजल्ट हो सकता है? मुमकिन बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बलूचिस्तान के हवाले से आप सब जानते हैं कि वहाँ पर मसाइल हैं, महरूमियाँ हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के शिकवे शिकायत भी रहते हैं। कुछ लोग मुसल्लह जद्दोजहद में भी मसरूफ़ हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया है कि जनाब नाराज़ बलोचों से बातचीत की जाएगी, उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे। उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए शाहज़ैन बुगटी साहब जो हैं उनको ये टास्क दिया गया है। उन्हें ख़ास तौर पर ओहदा भी दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनका ऑफिस भी बनाया गया है ताकि वो इस सिलसिले में एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकें और जो उनके वहाँ के लोग हैं जो नाराज़ हैं उनको उनकी जो मामलात हैं उनको प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचा सकें और उसके बाद फिर फर्दर उसको आगे भी बढ़ाया जा सके। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है ऐसा। इससे पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान का आगाज़ किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से। जब PMLN का दौरे हुकूमत था तो उसमें भी बलूचिस्तान के लिए बड़े बड़े पैकेजेस और मुराद का ऐलान किया गया था। और जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान हैं तो उनकी जानिब से भी न सिर्फ ये कि ऐलानात किए गए मुख्तलिफ बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से, पसमानगी दूर करने के हवाले से, बल्कि जो नाराज़ बलोच हैं उनसे भी बात करने के हवाले से। तो क्या इस दफ़ा की ये कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इसके हवाले से बात करते हैं। पहले ये हिलाली साहब की तरफ जाते हैं। हिलाली साहब, आपके ख्याल से ये नाराज़ बलोच हैं कौन और ये क्या चाहते हैं? नाराज़ बलोच वो हैं जो पहाड़ पे चले गए हैं और उधर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के फ़ौज पे हमला कर रहे हैं और पहले अगर नाराज़गी से ऊपर गए हैं, अब तो वो ज़्यादातर मैं समझता हूँ पेड एजेंट्स हैं, प्रॉक्सीज हैं हिंदुस्तान के, अमेरिका के, गनी के रिजीम के। ये लोग नाराज़ कैसे हो सकते हैं? अभी इनको बार बार कहा गया है कि वापस आओ, बात करो, क्या चाहिए तुम्हें। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, हम सब चाहते हैं कि अगर कोई ऐसे नाराज़ हैं, ज़्यादातर तो मैं अभी समझता हूँ ये एजेंट्स हैं इंडिया के, मगर अगर अभी भी कोई उधर नाराज़ हैं, चलिए अच्छी बात है, इनको पर्सुएड करना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। मगर मैं जानना चाहता हूँ ये अपॉइंट किसको किया है इन्होंने? ये दोनों जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं
बलूचिस्तान में, ये तो नाराजगी फैल गई है, ये तो नाराजगी तो बढ़ा दिया है इन्होंने। अच्छा। अगर आप शाहज़ैन बुख्ती के बारे में सुनना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट कजन जमील बुख्ती ने क्या कहा है, उसकी स्टेटमेंट तो पढ़ें। वेरी इंसल्टिंग, कहता है कोई बात, ये तो बेकार आदमी है, इसे कोई सुनेगा ही नहीं। और मरी और मेंगल्स जो हैं BLA ये तो उधर से पहाड़ों से कहा है कि ये बिल्कुल हम रिजेक्ट करते हैं इसको, खासतौर इसको। BLF का जो है आगा नजर, वो तो कहता है मैं देखना नहीं चाहता हूं, बात क्या, मैं तो उसको सुनना ही नहीं चाहता हूं। और फिर किस किस्म का रिसेप्शन मिला है ये दो अपॉइंटमेंट्स को। गवर्नर साहब जो हैं, आगा साहब, आगा जहूर, माय गॉड, आप सोचिए कि जब वो स्वेरिंग इन उनका हो रहा था तो PTI का एक मिनिस्टर नहीं था, PTI का प्रेसिडेंट रिंद भी नहीं था, जनरल सेक्रेटरी PTI का उस सेरेमनी में नहीं था, कोई कैबिनेट मेंबर नहीं था बलूचिस्तान कैबिनेट में। भाई इनको किसने ये कहा है, कौन इनको क्या इसके बारे में कहा है जो अच्छी बात है, ये कि PTI का मेंबर है? I mean, यही अभी क्वेश्चन यही है, लॉयल्टी टू द पार्टी या लॉयल्टी एज ए मेंबर। पता नहीं पार्टी के लिए क्या किया है, इसको तो मजाक उड़ाते हैं। ये आगा जहूर नहीं कहते, पता नहीं क्या कहते। आई एम वेरी सैड। ये एक ही क्राइटेरिया है, पेपर पे पेपर कहता है, एक ही क्राइटेरिया है कि कासिम सूरी का दोस्त है गवर्नर साहब, या वो सब्जेक्ट, या पता नहीं कौन, इन दोनों में से एक, शायद गवर्नर वो साथ। तो अगर अपॉइंटमेंट ही यानी कि ठीक नहीं हुई तो फिर आगे बात पे हम क्या एक्सपेक्ट करें? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, माफ करिए, आई डोंट वांट टू से दिस, मगर अगर 9 बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटीज के आप चांसलर बनने लगे हैं, तो अगर आप मैट्रिक पास हैं तो यूनिवर्सिटी का चांसलर आप बनने लगे यार, फॉर गॉड सेक गेट अ ग्रिप। और कोई नहीं था। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स जो आपने कहा कि बातचीत के लिए रखी है, उन्हें बलोच ही नहीं वैल्यू दे रहे, तो फिर वो बात कैसे करेंगे? लेकिन इमरान साहब, दो इसमें एक तो बात है, एक तो ये कि क्या नाराज बलोच वो हैं, उनसे बात की जाएगी जो इसलिए नाराज हैं कि बलूचिस्तान को उसके हुकूक नहीं मिल रहे, या फिर वो लोग हैं जो कि एजेंट्स हैं जिनकी बात हिलाली साहब कर रहे हैं? समीना, ये ऐसे नहीं होता कि वज़ीर आज़म रात को सोए ख्वाब देखकर सुबह उठ के तैनाती कर दी। ख़ास तौर पे नाराज़ बलोचों के हवाले से बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, तय होती हैं चीज़ें, इस्टेब्लिशमेंट को भी इतमाद में लिया जाता है। और इसी तरह से बलूचिस्तान के गवर्नर के मामले में, अगरचे गवर्नर बलूचिस्तान की तैनाती 100% एक सियासी तैनाती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको याद होगा जब सेनेट के इलेक्शंस थे तो ज़हूर आगा से टिकट वापस लेके तो अब्दुल कादर साहब को टिकट दे दिया गया, फिर ज़हूर आगा साहब को बिठा दिया गया, वो आज़ाद लड़े, फिर ये वो पूरा एक आपको याद है, हमने उस वक्त भी स्टोरी दी थी। तो उनको अब कंपनसेट भी करना था, ये उनके कारकुन हैं, और तमाम सियासी जमातें अपने लोगों को अकोमोडेट करती हैं। लेकिन जो शाहज़ैन बुख्ती की और नाराज़ बलोचों की बात है, उसमें मैं आपसे अर्ज़ करूँ, तमाम जो पहाड़ों पर रहने वाले बलोच हैं वो एजेंट नहीं हैं। पहली बात, वाकई हैं, उनमें एजेंट हैं जो इंडिया के पेरोल पे हैं, कुछ अमेरिका के होंगे, कुछ इसराइल के होंगे, रॉ मुसाद उनको फंडिंग भी करती है, लेकिन सब लोग नहीं हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि उन लोगों में डिफ्रेंशिएट किया जाए, उनमें जिन लोगों के जो भी वहाँ पे मसाइल हैं, ग्रीवियंसेस हैं, उनको दूर किया जाए और उनको कौमी दायरे में लाया जाए। और मैं ये कोशिश पहले भी होती रही है, लेकिन नाकाम क्यों हुई है? आपने 3 कोशिशों का जिक्र किया, चौथी आप भूल गई हैं। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के दौर में भी कोशिश हुई थी, नवाब अकबर बुख्ती से मुज़ाकरात कोशिश की गई थी जो नाकाम हो गए थे। तो पिछले 2 दहाइयों में 4 कोशिशें हो चुकी हैं। नाकाम इसीलिए होती हैं कि उनको सिर्फ लॉलीपॉप दे के टरखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब आमिर जंजुआ साहब ने उनसे मुलाकातें की थी तो बहुत सारे लोग जो थे वो आ गए थे। जब आप सिर्फ सरदारों को कंपनसेट करेंगे, जब वहां पे सिर्फ आप जो हैं वडेरे उनको कंपनसेट करेंगे और आवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो फिर अब भी नाकामी होगी। आपको चाहिए वहां पे वो जो नाराज बलोच हैं उनको वहां पे आप अभी ग्वादर है सी पैक है, उससे जो समरात आए, वहाँ जो इंडस्ट्री लगे, लोग वहाँ पे खुशहाल हों, उनके लिए स्कूल बने, कॉलेजेस बने, रोजगार के मौके खुले,
तो फिर आप देखेंगे वो कौमी धारे में आएंगे, उनकी नाराजगी दूर होगी। और जो आम लोग हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सकेंगे उनके हाथों। अगर आप आम लोगों के लिए वहां कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सरदारों को, किसी को आप सेनेटर बना देंगे, किसी को आप गवर्नर बना देंगे, किसी को वजीर आला और वो म्यूजिक चेयर रख दें, ये तो फिर उससे अवाम राजी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हिलाली साहब का मैं इस पे कमेंट लेती हूँ। हिलाली साहब, पहले बातचीत करके वहां पे अमन लाना होगा, फिर डेवलपमेंट होगी, या पहले डेवलपमेंट की जाए तो ऑटोमेटिकली वहां के जो नाराज लोग हैं वो कौमी धारे में शामिल होंगे और एजेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई होकर पीछे रह जाएंगे? बड़ा अच्छा कहा आपने भाई। क्या जरूरत है आपको लोगों को पहाड़ों में घूमना और देखना किधर हैं वो? भाई तुम नाराज हो या तुम वाकई एजेंट हो, खुदा के लिए अगर आप परफॉर्म करो जमीन ऑन द ग्राउंड, स्कूल्स बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ, फैक्ट्रीज आए, नौकरी मिले, फ्री हेल्थ हो, वो तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है जाने के लिए। वो खुद नीचे आके पूछेंगे कि हमारे लिए कोई जगह है कि नहीं। क्या वो पागल है? अगर वो वाकई नाराज बलोच है तो नाराज रहना इसलिए कि उनका मुल्क डेवलप हो रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। ये तो दिस इज जस्ट अ ब्लडी होक्स। मैं आपको बताता हूं एक चीज। बुख्ती साहब को मैं मिला था, अबे आपको मैं बताना चाहता हूं। एक गवाह था जो हमारा एम्बेसडर बाद में रूस गया। बुख्ती को मैंने पूछा कि आप भुट्टो से साथ डेलीगेशन में गए थे रूस। भुट्टो साहब 1973-74 रूस गए थे विजिट पे, और आप वो डेलीगेशन को छोड़ के पोलैंड आ गए हैं। और मैं पोस्टेड था चेकोस्लोवाकिया में, और मेरा जो दोस्त था वो हेड ऑफ ऑफिस था पोलैंड में। तो उन्होंने मुझे बताया, सर भुख्ती साहब, कि आप आ रहे हैं और मैं उधर से ड्राइव करके आया हूं इसीलिए कि आपको मिलने के लिए। एंड आई एम सो प्राउड कि आपने मुझे वक्त दिया पोलैंड में। तो कहने लगा हाँ अच्छा। तो मैंने कहा सर आई एम डिलाइटेड कि अब अखबार में बताया कि आप गवर्नर बन रहे हैं बलूचिस्तान का। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा वंडरफुल। तो इसके माने सर आपका जो पुरानी नाराजगी है वो खत्म हो गई है? कहता है व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा सर अब तो आप गवर्नर बन रहे हैं बलूचिस्तान के, इसका मतलब है कि पाकिस्तान और आप रेकनसाइल हो गए। कहता है आई डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। तो मैंने कहा आप नहीं मानते पाकिस्तान को और आपने गवर्नरशिप एक्सेप्ट किया? कहता है वो भुट्टो ने मुझे दिया है। मैंने कहा मगर आपने एक्सेप्ट किया है, आप कैसे गवर्नर बन सकते हैं एक इलाका का जो आप मानते ही नहीं है कि वो उस मुल्क के साथ होना चाहिए? कहता है दैट्स हिज प्रॉब्लम नॉट माइन। तो मैंने कहा कमाल है। तो मेरा दोस्त जो था मेरे साथ कहने लगा यार और मत करो, ये क्या नाराज वाराज तो नहीं करने, हम मिल रहे हैं इसको, और तो हम बड़े जूनियर लोग हैं, पता नहीं ये जाके क्या रिपोर्ट करेगा और ये वो। मैंने कहा यार एक और सवाल तो इसको पूछने दे। तो मैंने कहा लेट मी सी इफ आई हर्ड हिम करेक्टली। मैंने कहा यू डोंट बिलीव इन पाकिस्तान? कहता है नो। तो मैंने कहा देन सर यू शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड दिस अपॉइंटमेंट। ये करके मैं निकल गया। देखिए कहने की बात यह है कि ये हर ओहदा ले लेते हैं। मेंगल को देखो, उसका भाई क्या करता है, जावेद मेंगल दुबई में मेजराटी चलाता है या लैम्बोर्गिनी चलाता है। मेंगल जाके उसके साथ ठहरता है, उसका नाम है जावेद मेंगल। ये मेंगल जाके उसके साथ ठहरता है। हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं करते हैं। एक ट्रेटर के साथ, एक गद्दार के साथ जो पाकिस्तान के फौज के खिलाफ गोली चलाता है, उसके खिलाफ ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके रहता है और उसके साथ ये। और हम कहते हैं हाँ हमारे असेंबली का भी एक मेंबर है। फॉर गॉड सेक, या लड़ो ठीक है, या डेवलप करो। डेवलप करना पड़ेगा, फिर ही चीजें होंगी और साथ साथ बात करते हो। लेकिन मैं आपको सुनवा देती हूँ कि इस पर इस वक्त गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने क्या बताया, सुन लीजिए। जो नाराज बलूचिस्तान के या कॉम्प्रस्ट थे, जो तो हिंदुस्तान के साथ लिंक थे और टेररिज्म में मुलव्वस थे, जाहिर है उनके लिए तो क्राइटेरिया और होगा। लेकिन जो अपनी कुछ और सियासी मसाइल की वजह से नाराज थे, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। और जिस तरह से जो वज़ीर आला बलूचिस्तान अंजाम कमाल, उन्होंने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। जो वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि जो लोग नाराज हैं उनकी जस्टिफिकेशन है बिल्कुल कि वो क्यों नाराज।
बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत चीज़ों की वजह से भी नाराज़ है। फिर बलूचिस्तान से बाहर भी बहुत सारे ऐसे बलूचिस्तानी हैं जो कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत सारे मंसूबों और पॉलिसीज़ की वजह से नाराज़ हैं। मेरे लिए नाराज़ बलूच तो वो हैं जो बलूचिस्तान के अंदर नाराज़ बैठे हैं। बाहर वाले भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो नाराज़ बलोच हैं जो यहाँ बैठे, जिनके पास ना पानी है, ना रोड है, ना बिजली है, ना कुछ और है। ये भी नाराज़ बलोच है। तो इमरान साहब, फिर जो फवाद ने भी बात की और जो जाम कमाल ने भी कहा, इसका मतलब है दो अलग क्राइटेरिया, डिफरेंट तरीकों से दोनों के साथ डील किया जाएगा। मैं जाम कमाल साहब से पूछना ये चाहता हूँ कि वो तो 5 साल पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में भी मेंबर असम्बली थे, फिर मिनिस्टर भी शायद रहे, सब उस दौर में उन्होंने क्या किया था, अपने हलके में ही बता दें कि उन्होंने ये काम किए थे। दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पे हिलाली साहब या दूसरे लोग जब हम बात करते हैं कि जी यहाँ पे उनको वसाइल दिए जाए, अभी ये कह रहे थे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो खुद आपने कहा कि जी हमारे पास तो 3 बजे तो खुद बजट आया तो हमने पेश कर दिया, देखा ही नहीं कबीना ने। जब आप उसकी क्लैरिफिकेशन उन्होंने बाद में दी है। सुन, क्लैरिफिकेशन जो मर्जी देते रहे, गुजारिश ये है कि आप अमलन बताएं कि आप अमलन कर क्या रहे हैं। इन 3 सालों में आपकी हुकूमत ने वहाँ पे क्या किया है? क्या कोई एक अस्पताल ऐसा, कोई एक ऐसा स्कूल, कोई ऐसा रोड, कोई चीज़ जिस पे आप ये कह सके कि जनाब हमने बलोचों के लिए ये काम किया? बाकी जो मैंने कहा था, आपने जो फवाद चौधरी साहब की बात सुनाई, सेम उन्होंने वही बात की जो मैंने कहा। हुकूमत को अब इस पे फर्म होना चाहिए, हुकूमत को अब इस पे करना चाहिए कि जो इस तरह हिलाली साहब भी कह रहे थे कि आप उनको कुछ यहाँ करें, डेवलपमेंट करें, और जो नाराज है उनको मनाएं ताकि उनके लिए कुछ करेंगे। आप तो वो कहेंगे ना। हिलाली साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्राइटेरिया वो कह रहे डिफरेंट होगा दोनों तरह से। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के बाहर 10 मिलियन पाकिस्तानीज हैं। कुछ ऐसे पाकिस्तानीज हैं जो बेचारों को इधर नौकरी नहीं मिली, इनको खाना नहीं मिलता था इधर, इसलिए वो बाहर गए, अपना मुल्क छोड़ के बाहर गए, और क्या क्या उन्होंने बर्दाश्त किया है। वो भी नाराज पाकिस्तानी हैं। भाई, इसके माने कि अगर आप नाराज पाकिस्तानी हैं, इसके माने आप जाके पाकिस्तानी फौज के लोगों को गोलियां मारे, पहाड़ों में जाके फायरिंग करें? ये है जो डेफिनेशन ऑफ नाराज पाकिस्तानी। भाई, यू आर अ थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये जो लोग आपके बलोच लीडर्स जो हैं, क्या ये एपिटमी ऑफ वर्च्यू है? ठीक है, क्या ये चोर नहीं है? सब ये सरदार हैं क्या? ये खुद भी रिकॉर्ड है, बिल्कुल। इंदिरा गांधी, लेकिन इसमें इंदिरा गांधी आके प्रिंसेस, सोचिए एक मिनट, इंदिरा गांधी आई और प्रिंसेस को खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी नहीं, नेहरू ने एक एडिक्ट के साथ, नो मोर प्रिंसेस, सरदार वरदारी खत्म। वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उनके सरदारों का इशू लगता है, ठीक है। अच्छा, मेरा इसमें सिर्फ एक, अगर शॉर्ट कमेंट आप इस पे कर दें तो मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, कि जो हमारी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं, अगर उनकी एक मौसर नुमाइंदगी बलूचिस्तान में हो, तो आपको नहीं लगता जब उनके अपने स्टेक्स होंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वहाँ पे तवज्जो भी होगी, स्ट्रक्चर भी बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, सब चीज़ें होंगी। ये भी एक बड़ा मसला है कि वहाँ पे है ही नहीं है। इसीलिए नहीं है मौसर नुमाइंदगी, इसीलिए नहीं है कि जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं, अगर उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया होता तो उनकी मौसर नुमाइंदगी होती। जब वो परफॉर्म नहीं करती, सिर्फ सीटें जीतने के लिए सरदारों को ओबलाइज करती रहती हैं, कभी वो, जिसकी हुकूमत होती है सरदार उसमें शामिल हो जाता है, तो फिर फायदा जाती लेके अवाम के लिए कुछ नहीं करता। इसलिए मेन स्ट्रीम जमातें वहां सर्वाइव नहीं कर पाई उस तरह से। चलें जी, अगेन पीटीआई के लिए ये भी एक चांस है कि वो यहाँ पे परफॉर्म करे और अपने आप को भी स्ट्रेंथन करे, और जाहिर है कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट भी हो, इसमें ही पाकिस्तान का फायदा भी होगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और इमरान खान साहब का फोकस सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, सिंध भी है, और सिंध के लिए भी उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बना दी है, और सिंध के मामलात को भी वो अब बराह रास्त देखने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये भी सिर्फ एक ऐलान ही होगा या अमली तौर पर भी कुछ होगा? बात होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। उम्मीद है कि सिंध के लिए भी एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जा रही है, और इसमें कहा यही जा रहा है कि जनाब अहम शख्सियात शामिल की जाएंगी। बराह रास्त
इसको खुद मॉनिटर करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब और ख़ुद सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है क्या नहीं। इससे न सिर्फ ये कि सिंध में वो परफॉर्म करना चाहते हैं बल्कि ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जड़ें जो हैं वो भी मजबूत होती हैं अगर वो वहाँ पर काम करेंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में पीपल्स पार्टी का मुतबादिल हो सकती है या नहीं, और क्या इस कमेटी से हासिल हुसूल होगा, ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब, कमेटी पै गई है या वाकई इस दफ़ा काम हो जाएगा? देखिए, पहली अभी तो पड़ी भी नहीं है। वैसे पहली बात ये है कि अगर ये कमेटी बन गई तो समझो कमेटी पै गई। बात ये है कि ये बड़ा एक बहुत बड़ा चांस था इमरान खान साहब के पास। लोग मुतनफ़िर थे MQM से भी, क्योंकि MQM वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाई थी और MQM के बाद वहाँ पे एक स्पेस थी, एक वहाँ पे वैक्यूम था जिसको PTI ने फिल भी किया और PTI ने 14 सीटें भी जीती कराची से। और इंटीरियर सिंध में भी इमरान खान की मकबूलियत इस तरह से हो सकती थी। और जो लोग नाला हैं, नाराज़ हैं PP से, जिन लोगों का ख्याल है कि PP भी सिंध में शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरह से उसे करना चाहिए था, वो भी इनके साथ शामिल हो सकते थे। और मुस्लिम लीग नून जो उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है, उसका भी कोई सिंध में उस तरह से ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको उतनी सपोर्ट है। तो PTI के लिए ये बड़ा एक अच्छा मौका था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन 3 सालों में उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो अपने आप को मजबूत करते बल्कि पहले से कमज़ोर कर दिया। अब शायद वो अगले इलेक्शन में इवन कराची में भी वो सीटें, इतनी सीटें ना जीत पाएँ जितनी सीटें पिछले इलेक्शन में उन्हें मिली थी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मरकज़ ने, वफाक ने सिंध में कुछ ख़ास किया नहीं, और अगर किया भी है तो वो अपना परसेप्शन नहीं बना सके। बात फिर वही है कि ये परसेप्शन भी कायम कर लेते अगर कि हम वाकई सिंध में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो हो सकता था। अब क्योंकि अगले इलेक्शन की भी तैयारी है, गुलाम अरबाब रहीम जो हैं वो भी अभी शामिल हुए हैं PTI में। अब देखें क्या वो यहाँ करेंगे। एक तासुर ये है कि GDA में शामिल जो लोग हैं, क्योंकि वैसे तो वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन शायद कुछ इलेक्टेबल्स अंदरूनी सिंध से ऐसे हैं जो बराह रास्त अरबाब रहीम ने इमरान खान को ये यकीन दिलाया है कि जनाब मैं PTI में कुछ ऐसे इलेक्टेबल्स को वहाँ मज़ीद भी लोग शामिल करवाएंगे। नहीं, वो उन लोगों को लेके आऊँगा जो वाकई आपके लिए वहाँ पे पार्टी को भी मजबूत करेंगे। ठीक है। तो अब इनके पास ये आखिरी मौका है इमरान खान साहब के लिए कि वो PTI के लिए वहाँ पे इस तरह से करें। और कराची के बल्दियाती इलेक्शन भी आने वाले हैं। ठीक है, अब वक्त कम हो रहा है, मैं जरा हिलाल साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले साहब, मौका मिस कर दिया है कप्तान ने या फिर अभी टाइम है कि वो कुछ कर लें, और ये कमेटी अगर बनती है तो इसके थ्रू हो सकता है मामला हल? हाँ, अगर आप इमरान याकूब को सुनते जाएं तो वो हर मौका मिस कर दिया है। मैं समझता हूं उसने बड़ा जबरदस्त काम किया है। ये 3 साल में पाकिस्तान की बहुत बेहतरी आई है, शुक्र है ईमानदारी कुछ हद तक आई है। और सिंध में मैं तो समझता हूं लोगों की दुआ है कि ये जो गवर्नमेंट है जो 15 साल पता नहीं कितने साल से ये हैं, इधर तबाही मचा दी है सिंध में, कुछ नहीं है सिंध में। और बड़ी अच्छी बात है कि ये एडवाइजरी काउंसिल इमरान खान ने बनाया है, वंडरफुल आइडिया। और अभी बनाया नहीं है, उसमें आ रहे हैं। गौस बख्श महर बनाएगा, अगर बनाया नहीं है तो बनाना चाहिए। ये जतोई और उसका दामाद बिल्कुल सही कहा, अरबाब रहीम, अनदर गुड मैन। तो मेरे ख्याल में दिस इज एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव। और अगर सक्कर में आपको पता है वो 6000 वोट से जीता है, अगर ये कतियावारी वोट उनको सक्कर में मिल जाएं तो ये खुर्शीद शाह और इस्लाम शेख का भी सफाई हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये एक ज़बरदस्त प्लान है और सिंध जो है उसको ही बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए PPP को सिंध में। नहीं तो PPP के पास कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। नून को तो उनको तो पता भी नहीं है सिंध किधर है, वो तो रास्ता घूम जाते हैं वो आते आते इधर। तो मेरे ख्याल में PTI इज द आंसर और GDA और PTI इज वेरी गुड। अगर MQM भी मिल जाए और अच्छा परफॉर्मेंस ये 1.5-2 साल जो रह गया है अगर कराची के लिए कुछ करें, और वो कर रहे हैं, उनके 14 सीट्स हैं और ये 14 सीट्स से मेरे ख्याल में उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मगर सिंध प्रॉपर में ये कुरैशी को देखें, शाह महमूद कुरैशी 90,000 वोट्स ले जाता है थर में।
तो कहने की बात यह है कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह कामयाब होगा। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। बड़ा अच्छा काम किया पीटीआई ने, इसीलिए फैसल वाडा की सीट भी आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं कराची वाले कि हमने इन्हें क्यों वोट दिए। अल्लाह करे वो आगे मजीद अच्छा काम करें। वैसे कराची वाले तो वो इस वक्त लाली साहब के रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन बहरहाल जी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ, अपना फीडबैक दीजिएगा, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।